हेलो दोस्तों। बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024। दोस्तों हाल ही में बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ है। आपका 1, 3, 4 अप्रैल का जो पेपर हुआ है उन्हीं पेपर को देखते हुए आगे के प्रश्न को तैयार किया गया है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने में है, भारत में वित्तीय वर्ष होता है। दोस्तों वित्तीय वर्ष क्या होता है इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जनरली जो सरकार जो बनता है, जो इलेक्शन जीत करके जो आता है सत्ता में, तो उसको काज करना पड़ता है और काम काज जो करेगा किसी एक निश्चित अवधि से करेगा। हमारे पास में जो है दोस्तों 12 महीना होता है। साल में कितना महीना होता है? 12 महीना होता है। इन 12 महीना जनवरी फरवरी यही सब महीना होता है। तो कौन महीना से सरकार जो अपना जो है एक डेट फिक्स कर लेगा, तो वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक में उन्होंने जितना काम किया तो वही इसका क्या कहलाता है? वित्तीय वर्ष होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। इसलिए आपने देखा होगा 1 अप्रैल को बजट पेश किया गया था। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को हम लोग कहते हैं। बृहद क्षेत्र में हम लोग पृथ्वी को हम लोग क्या कहते हैं? जल की उपस्थिति के कारण उजला ग्रह कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं, लाल ग्रह कहते हैं, हरा ग्रह कहते हैं। तो हम लोग पृथ्वी को दोस्तों क्या कहते हैं? हम लोग जानते हैं कि ये पृथ्वी है। पृथ्वी का 3 भाग में क्या है कि 3 भाग में पानी है। इस सब भाग में पानी है, एक भाग में स्थल है। क्या है? स्थल है। तो 3 भाग में पानी है, तो पानी का कलर कैसा होता है? नीला होता है। इसलिए पृथ्वी को हम लोग नीला ग्रह के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। हरा ग्रह पूछेगा, हम लोग किस ग्रह को कहते हैं? हम लोग अरुण ग्रह को कहते हैं। किस ग्रह को कहते हैं? अरुण ग्रह को कहते हैं। और अरुण ग्रह पर कौन सा गैस पाया जाता है? तो मीथेन गैस पाया जाता है, जिसके कारण ये हरा दिखता है। और लाल ग्रह हम लोग दोस्तों मंगल ग्रह को कहते हैं। मंगल ग्रह का लाल पूछेगा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर आयरन पाया जाता है, जिसके कारण ये लाल दिखता है। चंद्रमा पर पूछेगा सर्वाधिक कौन सा धातु पाया जाता है? तो टाइटेनियम पाया जाता है। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ था? दोस्तों समझते हैं कि सूचना का अधिकार अधिनियम कानून क्या है, इसको समझने का हम लोग कोशिश करते हैं। जनरली जो है हम लोगों के पास में एक अधिकार दिया गया है कि हम सरकार से कोई भी सवाल जो है पूछ सकते हैं, जान सकते हैं, इसके बारे में हम लोग पता कर सकते हैं। तो इसी को हम लोग कहते हैं सूचना का अधिकार अधिनियम। ये कब लागू हुआ था? तो 2005 में लागू हुआ था। तो आप बताइए इस समय भारत का प्रधानमंत्री कौन होगा? मनमोहन सिंह होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है कि वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? चौथा नंबर का क्वेश्चन है, नेपाल की शासन प्रणाली वर्तमान में क्या है? पहले तो था राजतंत्र, लेकिन अभी क्या है? अभी लोकतंत्र है। तो इसका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। जब भी बात नेपाल का हो तो आप कुछ क्वेश्चन याद रख लीजिएगा। दोस्तों पूछेगा कि नेपाल और भारत के सीमा पर कौन सा दर्रा स्थित है? तो आपको बताना है कि कौन सा दर्रा स्थित है। तो लिपुलेख दर्रा स्थित है। कौन है? लिपुलेख दर्रा स्थित है। आप ये बात याद रख लीजिएगा। अच्छा, आपके दिमाग में होगा कि दर्रा क्या होता है? पहाड़ को चीर फाड़ के जो रास्ता बनाया जाता है, जनरली उसी को हम लोग दर्रा 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 जो कहिए वही नाम से हम लोग जानते हैं। तो लिपुलेख दर्रा कहाँ है? अगर आपको से पूछे तो आपको बताना है ये उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में है। बिहार और नेपाल के बॉर्डर पर है। सॉरी, नेपाल और इंडिया के बॉर्डर पर है। आप ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए, और उत्तराखंड के कुछ और दर्रा है, जैसे माना दर्रा हो गया, नीति दर्रा हो गया और बारालाचला दर्रा हो गया। पूछेगा कि ये सब दर्रा कहाँ है? तो ये सब भी दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड में ही है। आप ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? दोस्तों राजनीतिक दल जो होता है, जो चुनाव लड़ते हैं, उनको कहता है कि उसका जो चिन्ह जो देता है वो कौन दे देता है? कोई थोड़ी ना उठा के दे देता होगा, भाई तुम्हारा ये कमल छाप हुआ, तो ऐसे थोड़ी ना होता होगा। तो उसको कोई देता है। तो कौन देता है? उसको देता है निर्वाचन आयोग देता है। इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्शन कमीशन, इंग्लिश में कमिश्नर इंग्लिश में कहते हैं। ये निर्वाचन आयोग 2 प्रकार का होता है। एक राज्य स्तर पर जो निर्वाचन आयोग बनाया जाता है उसको हम लोग कहते हैं राजकीय निर्वाचन आयोग। जो केंद्र स्तर पर चुनाव कराता है उसको कहते हैं केंद्रीय निर्वाचन आयोग। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर पूछेगा केंद्रीय निर्वाचन आयोग का उल्लेख केंद्रीय निर्वाचन आयोग का उल्लेख संविधान के किस आर्टिकल में है? तो आपको बताना है आर्टिकल 324 में है। 324 में है। जबकि राजकीय निर्वाचन आयोग का उल्लेख 243 में है। आप ये बात भी याद रख लीजिएगा। अच्छा, अगर आपसे पूछेगा निर्वाचन आयोग का प्रथम अध्यक्ष पूछेगा कौन है, तो आपको बताना सुकुमार सेन। कौन बताना है? सुकुमार सेन। ये सारा प्रश्न पूछा गया है अभी तक कोई ना कोई एग्जाम में। तो चलिए वही सब प्रश्न मैं आपको रिपीटेड कराता रहता हूँ ताकि आप भी
भूले ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है। तो हम लोग मूल अधिकार के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। दोस्तों मूल अधिकार जो है यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व पूछे कहाँ से लिया गया है, तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। संघीय शासन व्यवस्था पूछेगा कहाँ से लिया गया है, तो ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। संसदीय व्यवस्था पूछेगा कहाँ से लिया गया है, तो ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। इस प्रकार दोस्तों हमारा जो संविधान है टोटल 60 देश के संविधान से लिया गया है, जिनमें से अमेरिका से हम लोग क्या उठाए हैं, मूल अधिकार उठाए हैं। थोड़ा हम मूल अधिकार को हम लोग जानते हैं। क्या होता है मूल अधिकार? दोस्तों कोई भी व्यक्ति जब पैदा होता है, पैदा होते ही उसको कुछ अधिकार मिल जाता है, उसको हम लोग कहते हैं मूल अधिकार। और ये मूल अधिकार पहले 7 था। कितना था? पहले 7 था, लेकिन अब क्या है, अब कितना है? 6 गो है। तो एगो कौन हटा दिया है, तो एगो हटा दिया है संपत्ति का अधिकार। कौन हटा दिया है? संपत्ति के अधिकार को हटा करके अब इसको जो है कानूनी अधिकार यानी विधि का अधिकार बना दिया गया है। कहने का मतलब, अगर आपके पास से कोई ज़मीन उमीन है, अगर रेलवे वेलवे अगर कोई कुछ फंस जाए, आप उसको बेचना नहीं चाहते हैं दोस्तों, आपको बेचना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके पास संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है, वो सरकार के हाथ में है। तो पहले अगर ये जो अगर मूल अधिकार में अगर इसको होता, तो इसको अगर आप नहीं बेचते तो सरकार आप पर कोई दबाव नहीं डाल सकता था। इसलिए संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया, मूल अधिकार के श्रेणी से हटा करके इसको विधि का अधिकार में रख दिया, कानूनी अधिकार में रख दिया। तो आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, टीपू सुल्तान शासक थे। दोस्तों टीपू सुल्तान को हम लोग कहते हैं मैसूर का शेर। ये पूछता है कहाँ का शासक थे, तो ये मैसूर का था। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो जालियांवाला हत्याकांड जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। जालियांवाला बाग पूछेगा कहाँ है, तो पंजाब के अमृतसर में है। कहाँ है? पंजाब के अमृतसर में है। चलिए, और पूछेगा कि जलियांवाला हत्याकांड के समय जो गवर्नर जनरल कौन था, तो आपको बताना है कि जनरल डायर। कौन था? जनरल डायर था। इस जनरल डायर का हत्या किसने किया था, तो उधम सिंह ने इसका घर में घुस करके, एक 8 साल का लड़का जो जलियांवाला हत्याकांड को देखा, कई दिन जा करके इंग्लैंड में वेटर का नौकरी किया, और उस पैसे से कुछ कमाया, रिवॉल्वर खरीदा और घर में घुस कर अंग्रेज को मार करके आया था। दोस्तों कौन था वो? उधम सिंह था। ऐसे वीर हमारे देश में पैदा हुए थे। गर्व से हमें इसका नाम लेने पर फक्र महसूस होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है। तो बिहार का शोक हम लोग किसको कहते हैं, तो बिहार का शोक हम लोग कोसी नदी को कहते हैं। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। थोड़ा सा मैं आपको कोसी नदी के बारे में बताता हूँ। सर्वाधिक मार्ग बदलने वाला नदी पूछे कौन सा नदी है, तो आपको बताना है कोसी नदी है। दोस्तों कहने का मतलब, आज ये नदी इधर से जा रहा है, कल आपका घर होके चले जाएगा, आपका घर को डुबा देगा, तो आप पड़ जाइएगा शोक में। इसलिए कोसी नदी को कहते हैं बिहार का शोक। आपको समझ में आ गया होगा। और आपको हम बताते हैं कि और बिहार में दोस्तों 2 गो परियोजना चलाया गया था। एक कोसी नदी घाटी परियोजना, दूसरा चलाया गया था सोन नदी घाटी परियोजना। कौन चलाया गया था? सोन नदी घाटी परियोजना। सोन नदी घाटी परियोजना सोन नदी पर है, आप ये बात याद रख लीजिएगा। और ये सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना है, ये भी बात याद रख लीजिएगा। और कोसी नदी घाटी परियोजना बिहार और नेपाल के बॉर्डर पर स्थित है। पूछेगा कहाँ पर स्थित है, तो हनुमानगढ़ में। कहाँ पर स्थित है? हनुमानगढ़ में है, आप ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में बहुत अच्छा आता होगा। 10वां नंबर का प्रश्न है, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार का जिस गांव में हुआ था, कहाँ हुआ था, वो पटना में हुआ था। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे, आप ये बात याद रख लीजिएगा। और इन्होंने क्या किया था, तो इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, चिड़िया दे नाल बाज लड़ावा, गिदर नु में शेर लड़ावा, 1.25 लाख ते एक लड़ावा, तबे गोविंद सिंह नाम कहलावा। स्टेटमेंट पूछे किसका है, तो गुरु गोविंद सिंह का है। अगर सिख धर्म का स्थापना पूछे किसने किया था, तो आपको बताना गुरु नानक देव। किसने किया था? गुरु नानक देव ने किया था। गुरु नानक देव का जन्म पूछेगा कहाँ हुआ था, तो आपको बताना है पाकिस्तान के तलवंडी में हुआ था। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। लेकिन थोड़ा सा एक क्वेश्चन और मैं आपको बता देता हूँ। गुरु गोविंद सिंह ने किसका स्थापना किया था, तो खालसा पंथ का स्थापना किया था। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, अंकोरवाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था। दोस्तों अंकोरवाट का मंदिर जो है वो किसके द्वारा करवाया गया था निर्माण, वो सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन
ए हो जाएगा सूर्यवर्मन द्वितीय ने। चलिए, अगर आपसे यही पूछता कि अंकोरवाट का मंदिर कहाँ है, आपको बताना है कंबोडिया में है। कहाँ है? कंबोडिया में है। कंबोडिया दोस्तों हिंद चीन में पूछेगा कौन कौन सा देश आता है, तो कंबोडिया, वियतनाम, लाओस तीनों आता है। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा दोस्तों। नरोत्तम सिहानुक वो शासक था जिसके शासनकाल में कंबोडिया को आज़ादी मिली थी। आप ये बात भी याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था जो है बिहार कहाँ लागू किया गया था? तो सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिला में लागू किया गया था। कहाँ किया गया था? राजस्थान के नागौर जिला में किया गया था। और आप क्या याद रखते हैं कि इसको किसने लागू करवाया था? तो आपको याद रखना है बलवंत राय मेहता कमेटी ने। किसने? बलवंत राय मेहता कमेटी ने 2 अक्टूबर 1859 ईस्वी को पहला 1959 ईस्वी को क्या हुआ था? भारत में पहला पंचायती राज का व्यवस्था किया गया था। कहाँ? राजस्थान के नागौर में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। अगला प्रश्न आपके सामने में है, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बनाया गया था? तो योजना आयोग को भंग करके दोस्तों कौन सा आयोग बनाया गया था? तो हम सब जानते हैं कौन सा बनाया गया था, तो नीति आयोग बनाया गया था। दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 जनवरी 2014 में जब वो सत्ता में आए, तो 2015 में 1 जनवरी 2015 में क्या हुआ था? इन्होंने ऐलान किया दोस्तों योजना आयोग एक पुरानी परंपरा है जिसको हटा करके इसके जगह पे हम एक नई परंपरा को स्टार्ट करना चाहते हैं। इसको हम लोग नीति आयोग के नाम से देंगे, जिसका अध्यक्ष मैं स्वयं रहूँगा और इसका उपाध्यक्ष कौन रहेगा? अरविंद पनगड़िया। तो याद रख लीजिएगा योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्न में कौन बीमारू राज्य है? अब बीमारू राज्य कह रहा है, ऑप्शन में देखिए बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, ये सब क्या है? बीमारू राज्य है। तो आप ये भी बात याद रख लीजिएगा, यह सब हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए 15 नंबर का प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुआ था? तो भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दोस्तों 1980 में हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? तो अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी को हम लोग कहते हैं राजनीति का भीष्म पितामह। राजनीति का भीष्म पितामह। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो महिला दिवस दोस्तों मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन 20 क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है। यूरेनियम दोस्तों कहाँ मिलता है? तो जादूगोड़ा जिसका जो है प्रमुख उत्पादक केंद्र है। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। जादूगोड़ा बोले या घाटशिला बोले या झरिया बोले, इस सब जगह पूछेगा कहाँ है, आपको बताना झारखंड में है। कहाँ है? झारखंड में है। लेकिन डिगबोई कहाँ है? ये कहाँ है? असम में है। ये बात याद रख लीजिएगा। डिगबोई क्या है? तेल उत्पादक क्षेत्र है। आप ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, सुनामी कहाँ आता है? दोस्तों ना तो घर में आता है ना आसमान में आता है। सुनामी कहाँ आता है? सुनामी का जगह कहाँ है? समुद्र में आता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 19वां नंबर का प्रश्न है, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। लोकतंत्र जो है कब सफल होता है? ऑप्शन ए में है नागरिकों की उदासीनता पर। ऑप्शन बी है नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर। ऑप्शन सी है नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। हाँ दोस्तों, जब नागरिक जो है सोच समझ करके जब कोई काम करेगा तो क्या होगा? कोई कदम उठाएगा तो क्या होगा? लोकतंत्र हमारा सफल होगा। क्योंकि हमारा देश में जो भी प्रॉपर्टी है उसको बचाना हमारा मूल अधिकार भी है। तो ये वही बात हमको याद रखना चाहिए। कोई भी काम करना चाहिए तो अपने दायरे में करना चाहिए। तो इसका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? यह बात दोस्तों किसने कहा था? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद ने कहा था। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और अब्दुल कलाम आज़ाद दोस्तों उड़ीसा में है एक द्वीप, व्हीलर द्वीप। कौन सा है? व्हीलर द्वीप। अभी इसका नाम चेंज कर करके क्या कर दिया गया है? तो APJ अब्दुल कलाम आज़ाद द्वीप कर दिया गया है। आप ये बात याद रख लीजिएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार में हुआ था। बिहार के भारत के ये सर्वप्रथम राष्ट्रपति थे। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। इसको हम लोग देश रत्न किस नाम से जानते हैं? देश रत्न और आज़ाद शत्रु के नाम से जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, बोलिविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण था पानी की कीमत में वृद्धि। क्या था? पानी के कीमत में वृद्धि। यहाँ पानी भी पीने में आफत था, तो इसलिए इसका ऑप्शन ए क्या आ जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर है। क्या है? मोर है। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। तो भारत का राष्ट्रीय भाषा क्या है? जब भी आपको पूछे तो हिंदी न लगा दीजिएगा। हिंदी हमारा मातृभाषा है, राष्ट्रीय भाषा नहीं है।
और भारत का राष्ट्रीय फल क्या है, ये सब तो आप जानबे करते हैं, कितना बार बताएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। तो संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है, तो ये कहाँ है, ये पटना में स्थित है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। अगला प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। तो वेदों की ओर लौटो का नारा जो दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। कब दिया था, तो 1875, हाँ, स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था दोस्तों 1875 ईस्वी में। इन्होंने क्या किया था, आर्य समाज का स्थापना किया था। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। इसका बचपन का नाम क्या था, तो मूल शंकर था। क्या था, मूल शंकर था। आप ये बात याद रख लीजिएगा। और क्या याद रख लीजिएगा, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद को स्वामी का उपाधि पूछेगा किसने दिया था, महाराजा खेतड़ी ने दिया था। इन्होंने बेल्लूर मठ का स्थापना किया था। आप ये भी बात याद रख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। अगला प्रश्न आपके सामने में है, गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था दोस्तों। जनरली गुटेनबर्ग का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो वो जर्मनी में हुआ था, जिसका मुख्य उद्देश्य था छपाई खाना को में वृद्धि करना, छपाई खाने के लिए किया गया था। तो इसका ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जर्मनी में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है, सांप्रदायिक राजनीति जो आधारित होती है वो क्या धर्म पर होती है, जाति पर होती है, क्षेत्र पर होती है, इनमें से कोई नहीं। सांप्रदायिक मतलब होता है जब कोई धर्म पर आधारित होता है। क्या होता है, जब कोई विशेष धर्म पर राजनीति कोई करता है तो इसी को हम लोग कहते हैं सांप्रदायिक राजनीति। तो इसका ऑप्शन एक क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न में। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित उद्योगों में कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है। कृषि पर आधारित नहीं है, सूती वस्त्र, हाँ, कपास से बनता है, कपास का भी कृषि होता है। जूट पटसन जिसको हम लोग सुनहरा रेशा कहते हैं, ये भी है। चीनी, हाँ, चीनी गन्ना से बनता है। और चीनी का कटोरा पूछेगा किसको कहते हैं भारत में, तो उत्तर प्रदेश में, क्योंकि सर्वाधिक गन्ना यहीं से होता है। और सीमेंट, हाँ, ये कच्चा माल है। तो सीमेंट क्या है, ये जो है कृषि पर आधारित नहीं है। तो ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। अगला प्रश्न है, वार एंड पीस किसकी रचना है। तो वार एंड पीस दोस्तों जो रचना है लियो टॉल्स्टॉय की है। तो ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। वहीं कार्ल मार्क्स का जो पूछेगा कि कौन सा रचना है, तो कार्ल मार्क्स का जो रचना है वो कौन है, कार्ल मार्क्स का दास कैपिटल। कौन सा है, दास कैपिटल है। और दास कैपिटल को हम लोग कहते हैं समाजवादियों का बाइबिल। क्या कहते हैं, समाजवादियों का बाइबिल। चलिए, अगर वही गुटेनबर्ग से एक प्रश्न आया था, पूछेगा गुटेनबर्ग में सर्वप्रथम किस पुस्तक को छपा गया था, दोस्तों बाइबिल को छपा गया था। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न में। अगला प्रश्न आपके सामने में है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री थे, तो वो कौन था, तो मोहम्मद यूनुस था। तो इसका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, चावल है, चावल पूछ रहा है कि कौन सा फसल है, खरीफ फसल में आता है कि रबी फसल में आता है कि जायद फसल में आता है कि कौन सा फसल में आता है। तो दोस्तों जो चावल जो है वो कौन सा फसल है, ये खरीफ फसल है। ऑप्शन एक क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ये खरीफ फसल है। अच्छा, खरीफ फसल क्या होता है, वैसा फसल जिसको जून जुलाई में बोया जाता है, जून जुलाई में बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है। वैसे फसल को हम लोग खरीफ फसल कहते हैं। इसमें कौन कौन आ जाएगा, धान आएगा, मक्का आ जाएगा, मूंगफली आ जाएगा, ज्वार आ जाएगा। ये सब कौन फसल है, ये सब खरीफ फसल है। चलिए हम लोग बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न में। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है। तो नई आर्थिक नीति हमको पता है 1991 में हमारी सरकार ने अपनाया था, जिसको हम लोग LPG के नाम से जानते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जिसको हम लोग उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के नाम से जानते हैं। तो उदारीकरण और वैश्वीकरण तो है लेकिन निजीकरण नहीं है। तो इसका ऑप्शन एक क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, इसको नहीं शामिल करते हैं। तो ऑप्शन एक क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है। सौर ऊर्जा, देखिए सूर्य से जो ऊर्जा है हमको आज भी मिलेगा, कल भी मिलेगा। तो ये सौर ऊर्जा, इसको हम तो नहीं बनाए हैं, हम नहीं ना बनाए हैं। सूर्य दोस्तों, यहाँ पर जो इसका ऑप्शन ए दिया गया है ये गलत टिक हुआ है। सौर ऊर्जा क्या है, मानव, यहाँ क्या लगा है, मानवकृत। क्या सूर्य से जो ऊर्जा मिल रहा है इस पर मनुष्य का कोई अधिकार है, कोई कंट्रोल है, नहीं ना है। तो ये कैसे हो सकता है, तो ये इसका ऑप्शन गलत है। सौर ऊर्जा जिसको कहने का मतलब है, ये कौन सा ऊर्जा है, ये नवीकरणीय ऊर्जा है। जो आज भी हमको जिस रूप में मिल रहा है वो कल भी मुझे उसी रूप में मिलेगा, इसको उसी रूप में हम कल भी पाएंगे, इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। आप ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। अगला प्रश्न आपके सामने में है, WTO विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुआ था। तो विश्व व्यापार संगठन का स्थापना दोस्तों हुआ था 1 अक्टूबर 1995 को हुआ था। कब हुआ था, तो 1995 को हुआ था। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। वो WTO को कहते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। आप फुल फॉर्म में याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न
की ओर अगला प्रश्न आपके सामने में है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई थी। तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना जमशेदजी टाटा द्वारा झारखंड में किया गया था। कब किया गया था? तो 1907 में किया गया था। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। अगला प्रश्न आपके सामने में है, किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो ये बात बोला था भैया जिम्मरमैन ने बोला था। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों इस बात को आप समझिए। अब मान के चलिए कहीं पर कोई संसाधन पड़ा था लेकिन उसका हमने उपयोग ही नहीं किया, तो क्या वो संसाधन हुआ? नहीं हुआ। संसाधन होते नहीं, संसाधन बनाए जाते हैं। अगर हम उसको उपयोग करेंगे तभी तो वो संसाधन कहलाएंगे। वो हमको संसाधन क्या करेगा? जो मानव के लिए उपयोगी होगा, जो हमको सुख सुविधा प्रदान करेगा, वही तो संसाधन होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। अगला प्रश्न आपके सामने में है, इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है? संस्थागत वित्त का साधन दोस्तों बैंक होता है। तो ऑप्शन में यहाँ पर दिया है व्यावसायिक बैंक, इसलिए इसका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। अगला प्रश्न आपके सामने में है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया था। किसके सिफारिश पर? तो आपको बताना है कि नियोगी समिति के सिफारिश पर किया गया था। तो इसका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और पूछेगा कि राष्ट्रीय विकास परिषद कैसा निकाय क्या है? आपको बताना है यह गैर संवैधानिक निकाय है। क्या है? ये गैर संवैधानिक निकाय है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी से शुरू हुआ था। 12 मार्च 1930 से शुरू हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसके बारे में कई बार बता चुके हैं, इसलिए डिस्कशन नहीं करेंगे। कितने लोग था, सब चीज़ हम आपको बता चुके हैं। ऑप्शन सी इसका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? दोस्तों अब आप जानिए, प्राथमिक क्षेत्र को दोस्तों हम लोग कहते हैं सेवा क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? कृषि क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? कृषि क्षेत्र कहते हैं। ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, औद्योगिक क्षेत्र को हम लोग द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। सेवा क्षेत्र को हम लोग तृतीय क्षेत्र कहते हैं। सर्वाधिक कमाई जो होता है दोस्तों तृतीय क्षेत्र से होता है। सबसे कम कमाई जो होता है कृषि क्षेत्र से होता है, जिसको हम लोग प्राथमिक क्षेत्र में रखते हैं। द्वितीय क्षेत्र में थोड़ा अधिक फैक्ट्री उक्ट्री में ज़्यादा कमाई होता है। तो आप ये सब भी बात याद रख सकते हैं। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि दोस्तों सेवा क्षेत्र क्या होता है? जनरली आपने कहीं देखा है सेवा क्षेत्र? तो सेवा क्षेत्र वैसा क्षेत्र होता है जैसे आप रिचार्ज उचार्ज कराने के लिए जाते हैं। तो रिचार्ज जब कराने के लिए जाते हैं तो आपसे 239 रुपया ले लेता है। तो आपको क्या दे देता है? लड्डू दे देता है, नहीं दे देता है। तो वो बदले में आपको 28 दिन तक क्या दिया? सेवा दिया। तो वही है सेवा क्षेत्र। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। समझते हैं कि आपको समझ में आया होगा। 40वां नंबर का प्रश्न है, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है? अब प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो कोयला, हाँ कोयला। ऑप्शन बी विद्युत, ऑप्शन सी है पेट्रोलियम, ऑप्शन डी है प्राकृतिक गैस। तो प्राथमिक ऊर्जा यानी कृषि से होगा तो कोयला भी हो जाएगा, कोयला लकड़ी से बनेगा, हो जाएगा। पेट्रोलियम तो ज़मीन के अंदर से ही प्राप्त होता है। प्राकृतिक गैस ये भी वहीं से प्राप्त होगा। लेकिन विद्युत तो ये नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। अगला प्रश्न आपके सामने में है, संसार का सबसे लोकप्रिय साधन है। संसार का सबसे ज़्यादा लोकप्रिय साधन दोस्तों क्या होगा? सार्वजनिक टेलीफोन, जो लगल रहता था सबके लिए, जो लगल रहता है, तो वही क्या था? सार्वजनिक टेलीफोन। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न में। अगला प्रश्न आपके सामने में है, जवाहर रोजगार योजना कब लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था, तो कब लागू हुआ था? 1989 में लागू हुआ था। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी उपयुक्त है? दोस्तों काली मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए उपयुक्त होता है। और काली मिट्टी को हम लोग चरनोजम, रेंगुर मृदा या स्वतः जुताई वाली मृदा, इतने नामों से हम लोग जानते हैं। केरल में इसको करेल कहा जाता है, जबकि विदेश में इसको क्या कहा जाता है? रूस में चरनोजम के नाम से जाना जाता है। काली मिट्टी में सर्वाधिक कपास का खेती होता है। काली मिट्टी सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? आपको बताना, महाराष्ट्र में पाया जाता है। और काली मिट्टी से क्या बनता है? तो काली मिट्टी से कपास बनता है। कपास से क्या बनता है? तो सूती वस्त्र बनता है। और सूती वस्त्र की राजधानी पूछेगा क्या है? तो महाराष्ट्र है, इसलिए महाराष्ट्र को हम लोग सूती वस्त्रों की राजधानी कहते हैं। भारत का मैनचेस्टर पूछेगा कौन है? तो अहमदाबाद है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? दोस्तों दाल में जो होता है क्या होता है? विटामिन नहीं होता है, क्या होता है? प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। पूछे कौन सा होता है? तो लेग्यूमिनेसी प्रोटीन होता है दाल में। आप ये बात याद रख लीजिएगा। जबकि अगर आपसे पूछे कि कपास में कौन सा प्रोटीन होता है, तो गाइसोपीन प्रोटीन होता है। ये भी बात आप याद रख लीजिएगा। मटर में पूछेगा कौन सा प्रोटीन होता है, तो राइबोजियम नामक प्रोटीन होता है। तो आप ये सब बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब
पारित किया है, तो मैं पीछे इसका बता के आया हूँ, 2005 में किया गया था। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न में। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? दोस्तों 1969 ईस्वी में इंदिरा गांधी ने भारत के बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया, मतलब राष्ट्रीयकरण किया, और उस समय 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण किया था। लेकिन अभी जो है कितना हो गया है? 19 हो गया है। कितना हो गया है? 19 हो गया है। इसलिए इसका ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अभी कितना है? 19 है, लेकिन शुरुआत में कितना किया था? 24 किया था। किसने किया था? तो इंदिरा गांधी ने किया था, और कहा कि अब जो है बैंक जो है वो प्राइवेट आदमी इस पर अधिकार नहीं रहेगा, अब बैंक पर सरकार का अधिकार रहेगा। 47 नंबर का प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? बच्चा बच्चा जनता है, अब की बार मोदी सरकार कमल फूल। तो इसका ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, कमल फूल। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मानव पूंजी के मुख्य घटक है। मानव पूंजी का क्या है? ज्ञान है, कौशल है, अनुभव है, सब है। जब सब रहेगा, जब हमारे पास ज्ञान नहीं रहेगा तो पूंजी कहाँ से आएगा? और कौशल नहीं रहेगा, टेक्निक नहीं रहेगा, कैसे होगा? अनुभव का भी जरूरत है। जब ये दोनों रहेगा तो अनुभव हमको ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 49 नंबर का प्रश्न है, कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था जर्मनी के टियरियर नामक स्थान में हुआ था। तो इसका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। कार्ल मार्क्स को हम लोग समाजवादियों का बाइबिल कहते हैं। इसके बुक का नाम क्या था? दास कैपिटल। इसको हम लोग समाजवादियों का बाइबिल कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था? तो हम्फ्री डेवी ने किया था। इसका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने में है दोस्तों, कितना नंबर का प्रश्न है? 50। सॉरी दोस्तों, ये रहा आज का प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और जितना हो सके अपने दोस्तों में भेजिए। मैं हर रोज़ वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। यह चैनल सभी एग्ज़ाम का तैयारी कराया जाता है, बिल्कुल डिस्कशन के साथ कराया जाता है, काफ़ी ज़बरदस्त डिस्कशन के साथ कराया जाता है, और विस्तारित डिस्कशन के साथ कराया जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।